नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आने वाले 1 घंटे में भारतीय बाजार में इस वक्त जो भारी गिरावट का माहौल दिख रहा है, ऐसे में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर होगा फोकस क्लोजिंग कॉल में। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच बाजार की चाल पर एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बाजार में भारी गिरावट के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। दिन की ऊंचाई से बैंक निफ्टी में 1200 अंकों की गिरावट, दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ इस वक्त अगर आप देखेंगे 50,780 के लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन भारी बिकवाली का दबाव इस वक्त बैंक निफ्टी में नजर आएगा। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं दिन की ऊंचाई से भारी गिरावट देखने को मिली और निफ्टी जो है 23,634 के स्तर पर दिन के निचले स्तरों पर। बैंक निफ्टी में 12 में से ऑलमोस्ट 10 शेयरों में हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें, एडवांस डिक्लाइंस की अगर बात करें तो क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा इस वक्त एडवांसेस के मुकाबले जो है भारी नजर आ रहा है। बाजार की बड़ी बातें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिकवाली का दबाव निफ्टी में देख पाएंगे, इसी तरह की बिकवाली बैंक निफ्टी और सेंसेक्स यानी कि बेंचमार्क्स में और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी गिरावट हावी होती हुई। दिन की ऊंचाई से जैसे कि हम देख रहे हैं गिरावट के साथ ऑलमोस्ट बाजार में हर पॉकेट, हर सेक्टर में इस वक्त गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली। ऐसे में आईटी, ऑटो, मेटल, तेल गैस शेयरों में कमजोरी का रुझान है, तो क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स दिन की ऊंचाई से करीब 950 अंक लुढ़का है, 78,163 टू बी प्रिसाइज। यहां पर फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। 7% के उछाल के साथ ये 14 के पार यानी कि कंफर्ट लेवल्स के पार जाता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, एचडीएफसी बैंक दिन की ऊंचाई से करीब 2.25% नीचे है, तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं, बाजार को संभाल बिल्कुल नहीं पा रहे हैं और इसी के चलते अगर आप देखेंगे सेंटिमेंट्स इनफैक्ट हर तरह से गड़बड़ाए हैं। इस वक्त विदेशी बाजार भी देखें, यूरोपियन मार्केट्स की भी शुरुआत जिस तरह से होती हुई देखने को मिली है। इस बीच रिलायंस भी दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करता हुआ करीब 1% की गिरावट है। यूरोप के बाजार की शुरुआत अगर देखें, कैकडाक्स फुटसी में गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिला है, सो क्लियरली वहां से भी सेंटिमेंट्स जो हैं कमजोर हैं। ग्लोबल बाजार से कमजोर संकेत से दबाव जो है वो बनता हुआ देखने को मिला है। देखिए, भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर पॉइंट्स भी कम नजर आ रहे हैं और इस बीच ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है, विदेशी बाजार से जो संकेत है, एक तो वहां छुट्टी का माहौल है और उसके अलावा जो बाजार खुले हुए हैं वहां से भी सेंटिमेंट्स या ट्रिगर पॉइंट्स या मोमेंटम बिल्टअप नहीं हो रहा है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार के लिए भी ये एक कंसर्न फिलहाल साबित होता हुआ दिख रहा है। ईयर एंड पर खड़े हम इस वक्त, ट्रिगर पॉइंट्स, इवेंट्स, सब कुछ कम होता है और ऐसे में ग्लोबल बाजार में जिस तरह से यूरोपियन मार्केट्स हम देख रहे हैं, फ्यूचर्स की चाल अभी हम देख रहे थे, ये सारी वजह बनी है। रुपया अब भी रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब ही मौजूद है। हम आपको लगातार बता रहे थे कि डॉलर के मुकाबले इमर्जिंग मार्केट्स की कई सारी करेंसीज हैं जो कि वीक होती नजर आ रही है और इसमें हमारे लिए कंसर्न रुपया है, क्योंकि रुपया जो है निचले स्तरों पर लुढ़कता हुआ देखा जा चुका है डॉलर के मुकाबले। इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर जिसकी मैं बात कर रही थी, ये भी 14 के लेवल्स के पार। देखिए, 14 के लेवल्स के नीचे रहना इंडिया विक्स का यानी कि फेयर इंडिकेटर का रहना बाजार के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन इस वक्त जो है इंडिया विक्स में भारी तेजी देखने को मिली और ये तेजी जो है ये कंसर्न या कह सकते हैं कि चिंता का विषय बनी हुई है। इस वक्त निफ्टी जैन फ्यूचर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 23,957 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं करीब बिकवाली का दबाव यहां पर भी नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के डाउन ट्रेंड्स आप देखेंगे, पॉइंट वाइज भी करेक्शन यहां पर देखने को मिला है। सो क्लियरली बाजार की चाल जो है कमजोर नजर आ रही है, चाहे फिर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, मेजर इंडिसेस हो या ब्रॉडर मार्केट्स हो। सन फार्मा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, डिविज लैबोरेटरीज, भारतीय एयरटेल और सिप्ला यानी कि डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक का खेमा जो है इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहा है। सिर्फ वहीं से सपोर्ट मिल रहा है। आज दिन की शुरुआत से ही फार्मा सेक्टर पर लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि फार्मा ने फ्राइडे सेशन में भी जब गिरावट, या कह सकते हैं कि बड़ा ही ट्रिकी मार्केट था, सीरीज का पहला दिन और काफी ट्रिकी जब मार्केट देखने को मिल रहा था, तब भी फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक बाजार को संभाल रहे थे। आज भी हम देख रहे हैं कि इसी सेक्टर से जुड़े स्क्रिप्ट्स हैं, स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टीसीएस, एमएनएम की तरफ से बिकवाली जो है वो बिल्कुल हावी होती हुई दिख रही है। ऑन द शो क्या होगा आगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, बाजार पर उनकी नज़र क्या है, स्ट्रैटेजी क्या बन रही है और स्टॉक्स पर किस तरह के उनके टेक हैं, ये जानेंगे। बीटीएसटी,
डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड्स भी आखिरी आधे घंटे में आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 में किस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त बाजार में बन रहे हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में है, ये बताएंगे। और साथ ही इवेंट्स और ऑप्शंस के चैंपियन, ये सारी की सारी चीज़ों पर फोकस होगा। आइए हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। मेरे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं और साथ ही फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, ध्वनि, आपका स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून। बताइए स्ट्रैटेजाइज कैसे कर रहे हैं आज इस बाजार को? भारी बिकवाली कह सकते हैं, फॉल फ्रॉम डेज हाई, और साथ ही अपने क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइएगा। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून अभिषेक एंड डिम्पी जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें तो वो काफी डिप्रेस्ड है, क्योंकि हायर लेवल्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पिछले पूरे हफ्ते में और आज के दिन में भी अगर आप देखें तो जो एक बढ़त हमें मिली थी उसे वापस मार्केट गवा चुका है। बट साथ ही साथ अगर आप देखें तो 23,600 के करीब मार्केट के लिए एक सपोर्ट भी बन रहा है। तो हमें लगता है कि ये रेंज के अंदर जब तक मार्केट है तब तक कोई भी ट्रेड लेना उतना फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इस मार्केट का ओवरऑल जो टोन है वो थोड़ा और बिगड़ते जा रहा है डे बाय डे, और हमें लगता है कि 23,600 ब्रेक होने के बाद मार्केट एक बार 23,300 या 250 के जो उसका प्रीवियस लोज थे उन लेवल्स तक निफ्टी जा सकता है। तो करंट लेवल्स पे काफी हम एक एज पे खड़े हैं जहां से अगर ब्रेकडाउन अगर आता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। करेंसी का भी हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, डॉलर इंडेक्स भी अभी 108 के ऊपर है, तो ये सभी ग्लोबल मैक्रोज जो है वो अनफेवरेबल है। तो इंडेक्स में तो मैं यही कहूंगा कि करंट लेवल्स पे इंडेक्स में फोकस ना करें, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखें। इंडेक्स में कोई भी तरफ अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो वो दिक्कत भरा हो रहा है। बैंक निफ्टी भी काफी जोर से गिरा है, 51,800 के करीब था, अभी 51,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि एग्जैक्टली करंट लेवल से क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि मार्केट में वीकनेस जारी है और ये वीकनेस आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है करंट लेवल से फार्मा स्टॉक्स में तेजी है और कुछ एक एफएमसीजी या कुछ चुनिंदा स्टॉक जो काफी चल चुके थे वहां पे कुछ करेक्शन भी देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है ट्रेंड करंट लेवल से ट्रेंड को शॉर्ट किया जा सकता है। एक बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद एक पुल बैक देखने मिला और ये पुल बैक लगभग अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तक आके कंप्लीट हो चुका है। हमें लगता है कि यहां से इसमें बिकवाली बन सकती है और ये स्टॉक 6,700 के करीब जा सकता है। करंट लेवल से शॉर्ट करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 7150, यानी कि स्टॉप लॉस आपको रखना है 7150 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो करंट लेवल से ट्रेंड को शॉर्ट किया जा सकता है। और लॉन्ग करने में मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि फार्मा स्टॉक्स में तेजी बनेगी तो औरोबिंदो फार्मा, करंट लेवल से औरोबिंदो फार्मा को लॉन्ग किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 1350 से लेकर 1360 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 1250, तो 1250 का स्टॉप लॉस रखें और औरोबिंदो फार्मा को लॉन्ग करें 1360 के टारगेट के। तो आज जो मार्केट का मूव है वो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड है। 600 पॉइंट ऊपर तक चला गया था बैंक निफ्टी और वापस 600 पॉइंट नीचे है। जैसे आपको मानसी बता रहे थे कि 1200 पॉइंट का टोटल स्विंग लगा है मार्केट के अंदर। ये एबनॉर्मल इन नेचर है, यानी कि ऐसा होता नहीं है और होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। 14 के विक्स पे 1200% का स्विंग आया है तो 16 पे भी नहीं चलता ऐसा, है ना। ये बैक टेस्टेड बता रहा हूँ आपको। तो आज कुछ ना कुछ जो मार्केट के अंदर हुआ है अच्छा नहीं हुआ। 12 साढ़े 12 बजे तक तो हाई बन रहे थे, लेकिन 12:30 के बाद ऐसा लग रहा है दिन दो हिस्सों में बंट गया। 12 बजे तक चलाओ, 12 बजे के बाद गिराओ, वैसा वाला हो गया मामला। ठीक है, देखते हैं अभी और क्या होता है। आज की क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी हौसला और उम्मीद दोनों ही नहीं खोना चाहिए। ध्वनि पटेल से उनके ट्रेड समझ लेते, फिर धीरे धीरे करके पॉइंट टू पॉइंट आगे सब कुछ आपके सामने रखते चलेंगे। ध्वनि नमस्ते, जरा बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट था। अगर आप आज का हाई देखें और डेली स्ट्रक्चर पे देखें तो एक गैप डाउन
जो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बना था, उन्हीं लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस बनाया और इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म डीएमएस का भी एक रेजिस्टेंस था। तो क्लस्टर ऑफ एविडेंसेस थे वहां पे जहां पे बैंक निफ्टी ने डेज हाई बनाया और वहां से हमें गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी यहाँ पर एक फियर टाइप बन रहा है, जहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो काउंटर्स है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, बट जो डिफेंसिव काउंटर्स है उसमें वहां पे बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरी तरफ से दो ट्रेड्स रहेंगे, एक बाय और एक सेल का। बाय साइड पे यहाँ पे मुझे जो काउंटर पसंद आ रहा है वो है परसिस्टेंट का। परसिस्टेंट के अंदर अगर आप देखें तो ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर इसका जो है वो इंटैक्ट है। इनफैक्ट आज के सेशन में भी यहाँ पे इसका जो बुलिश मूव है, स्टॉक अभी फिलहाल डेज हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट है वो 6580 का रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिवाइज करना चाहूंगी, क्योंकि जब हमने पीसीआर को ये सेंड करा था तो 6465 का रेट चल रहा था और वहां से ऑलरेडी स्टॉक एक बढ़त दिखा चुका है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को आप रिवाइज कर दीजिए। स्टॉप लॉस अब नीचे की तरफ आपको जो लगाना रहेगा तो 6430 का लेवल बनता है, जहां पर आप इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है बीएचईएल का। बीएचईएल का जो है वो सेल साइड का ट्रेड है। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक है। अगर ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे फॉल ज्यादा बढ़ती है तो इसके अंदर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। करंट लेवल से आप बीएचईएल को सेल कर सकते हैं। टारगेट इसका जो है वो 221 का और स्टॉप लॉस 231 रुपीज 50 पैसे का लगाना है। बीएचएल शॉर्ट है, परसिस्टेंट लॉन्ग है। परसिस्टेंट का स्टॉप लॉस हमने चेंज कर दिया मैम, 6430 है। एक बार जरा टारगेट ध्वनि वापस से बता देना। स्टॉप लॉस चेंज हुआ है 6430 तक का, और टारगेट बताओ तो। टारगेट 6580 का रहेगा। ठीक है, 6580 जो पहले था वही हमने टारगेट में कोई छेड़छाड़ नहीं की। स्टॉप लॉस चेंजेस कर दिए। 6430 का सामने छपा हुआ आपके पास आ गया। एक लॉन्ग एक शॉर्ट कॉल है, एग्जैक्टली यही कुछ आपको सर ने भी दिया है। और ट्रेंड तो उन्होंने आपको एक शॉर्ट कॉल दी है, और लेकिन फार्मास्यूटिकल्स के अंदर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। श्रीकांत चौहान का ये सुबह का भी एनालिसिस था। ठीक है, तो दोनों मेहमानों ने अपने अपने ट्रेड आपके सामने रख दिए। मार्केट्स के अंदर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। एक काम और करते हैं, बस मेरे को एक शेयर के बारे में और पता करना है। एक्चुअली में मैं बोलूँगा कल्प्रिट तो नहीं, बट इसका सहयोग ना मिलना भी मार्केट के लिए ख़तरनाक है। वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक महीने का चार्ट दिखाओ, एक महीने का, पूरा एक महीना दिखाओ आप। पूरा एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कुछ भी नहीं किया, ना टूटा ना बढ़ा, ना ही कुछ ज़्यादा मोमेंटम आ पाया। उल्टा नेट में देखोगे तो 27 रुपये नीचे ही गया। तो ये 1200 के आसपास, 1210-1200 के आसपास ये चल क्यों नहीं पा रहा है? श्रीकांत सर एक बार ज़रा देखना, ये नहीं जागेगा तो बाज़ार को स्ट्रेंथ नहीं आएगी, पकड़ नहीं बनेगी मार्केट की। बिल्कुल। तो देखिए, अगर डिम्पी अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें तो काफी क्लियरली कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरी है। टेलीकॉम में वैसे कई सारे न्यूज़ फ्लो आ चुके हैं। जो रिटेल बिजनेस है वहाँ पे कंजम्पशन का यानी कि कंजम्पशन का जो वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे दिक्कतें हैं। और ऑयल जो है वो $75 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो हमेशा ये एक प्राइवेट रिफाइनर के लिए दिक्कत भरा काम होता है, क्योंकि इनके जो जेआरएम होते हैं वो इंटरनेशनल बेसिस पे डिसाइड होते हैं। तो इसी वजह से ये स्टॉक ऐसे देखा जाए तो फंडामेंटली दबा हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एफआईएस की सेलिंग लगातार बनी है, और जो उनके पास एक्सपोजर है उसमें जो उनका एक्सपोजर है मैक्सिमम वो आईटी, बैंक्स और रिलायंस में है, क्योंकि रिलायंस भी एक बड़ा कंपोनेंट है इंडेक्स का। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसी वजह से स्टॉक प्रेशर में है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया है। 1300-1325 के करीब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसमें अभी बन रहा है, जो पहले कभी सपोर्ट था इसके लिए। और अभी लगता है मुझे कि टेक्निकली शायद ये स्टॉक गिरते हुए वापस से एक बार 1100 तक भी आ सकता है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि इसमें प्रेशर और भी बना रहेगा। 1150 से लेकर 1100 तक के लेवल्स नजर आते हैं। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म व्यू के साथ खरीदना है तो बिल्कुल अवॉइड करें। विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर खरीदना है तो बिल्कुल इसे खरीदें, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 6 से 12 महीने का अगर व्यू बनाता हूँ तो करंट लेवल से काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो भी आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए रिलायंस। अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबी अवधि का है तो ही आपको रिलायंस में खरीदारी करनी है।
1150 तक फिसल के ये शेयर फिर से आ सकता है, ऐसा श्रीकांत जी को आशंका है। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं। एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटीन स्वदेश पर। राजेश जी, अब तो देखिए नए साल की औपचारिकता रह गई है, माहौल तो पूरा नए साल वाला बन गया है और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यू ईयर पर कुछ नए रेजोल्यूशन के साथ बाजार में उतरते हैं। अभी जो बाजार का जो माहौल है उसमें आप क्या सलाह देंगे? क्या सही समय है नए निवेश का? अगर हाँ तो आपको क्या बेहतर लग रहा है? क्या माहौल ठीक है अभी बाजार में? नमस्कार अभिषेक जी, डिप्पी जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि माहौल इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त क्या लास्ट कुछ एक महीनों से अनुकूल नहीं है। रेदर मैं तो यही कहूंगा कि पूरा साल बहुत उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, लेकिन हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। और आपने कहा निवेश के लिए अनुकूल, तो मैं समझता हूं कि निवेश के लिए इससे अच्छा अनुकूल बाजार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बाजार चढ़ रहा था पिछले दिनों 26,000 के आसपास था या 26,000 के ऊपर था, उस समय लोगों का यह मानना था कि बाजार में गिरावट आएगी तो लेंगे। कुछ लोगों का मानना था कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हो गए हैं तो इसलिए बाजार से दूर हैं, साइड लाइन में बैठे हैं खरीदारी के लिए। तो ये मौका है आपके पास खरीदारी के लिए। शॉर्ट टर्म का कहना मुहाल है कहाँ जाएगा, क्योंकि मैं और हमारी कंपनी होम कैपिटल ये मान के चल रही है कि फ्रेश रैली बाजार में तभी आएगी जब 24,750 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म की बातें, बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बाजार एक रेंज बाउंड ही रहेगा। फोकस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और मंथली ऑटो सेल्स डेटा जो आएंगे उस पर रहेगा। शॉर्ट टर्म का ये फोकस है, लेकिन थोड़ा सा दायरा बड़ा करें तो ग्रेजुअली ये फोकस जो है Q3 के नंबर्स और बजट पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। दिक्कत कहाँ पे है? यूएस ट्रेजरी यील्ड्स नई ऊंचाइयां छू रही है, डॉलर इंडेक्स नया ऊंचाइयां छू रहा है, रुपया नए लो छू रहा है। तो ये तीन चीजें ऐसी है जो बिकवाली का कारण बन रही है। तो एफआई लगातार बेच रहे हैं, इस हफ्ते भी बिकवाली के आंकड़े आए थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो एबनॉर्मली हाई एडिशंस हो गए हैं शॉर्ट पोजीशन में एफआई की तरफ से। तो ये सब चीजें दिक्कत है। वहीं सामने में अगर आप देखें तो जहां निफ्टी की वैल्यूएशन 22-23 तक चली गई थी, अब 19 के आसपास आ गई है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं। और अगर आपको निवेश का नजरिया, निवेश में ये समझता हूं कि आप कम से कम 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने के लिए निवेश करने चाहते हैं, तो बहुत से अच्छे स्टॉक है जो अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। लार्ज कैप की बात की जाए तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, ये सब आपको लंबी अवधि के निवेश के अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो फार्मा में एक अच्छी खासी मूवमेंट बनी हुई है, डिफेंसिव कह लीजिए उस कारण से। तो फार्मा में कुछ एक स्टॉक्स है, जैसे कि लुपिन को ही ले लीजिए। तो लुपिन में अगर आप देखें तो दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, 74% के आसपास बॉटम लाइन में जंप आया था। अब उनका फोकस कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जैसे कि इनहेलर्स वगैरह रिस्पिरेटरी सेगमेंट्स में जा रहे हैं, इंजेक्टेबल्स में ग्रोथ आ रही है और बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट पाइपलाइन है उनके कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की, जो कि 70% के आसपास की प्रोडक्ट पाइपलाइन को केटर कर रही है। ये जो नई पाइपलाइंस है और कई नए लॉन्चेस लाइंड अप है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए लुपिन, बायोकॉन, इप्का जैसी कंपनियों पे, जो कि डिफेंसिव भी है और अच्छी बढ़त दे सकती है। और लार्ज कैप जैसे मैंने कहा कि रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बाजार में जो करेक्शन है या फिर जो ये कमजोरी का माहौल है, ये आपके लिए वैल्यू बाइंग के मौके बन सकते हैं और कुछ अच्छे शेयर आपको राजेश जी ने सुझाए हैं, आप इन पर गौर कर सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के खुद भी रिसर्च करके आप ये शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन चलिए अब जानते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन की ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ओशो, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर आपको बाजार में मौके दिख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक एंड डिम्पी जी। जी अभी अगर देखें मार्केट में काफी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है एंड आज स्टॉक ऑप्शंस के लिए जो मोमेंटम में काउंटर है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स।
यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखें तो 1600 के आसपास करंट मार्केट पे ट्रेड हो रहा है एंड एट द मनी का ही स्ट्राइक खरीदने का अप्रोच रखना चाहिए। 1600 का कॉल बाई करने की सलाह है। 40 से 42 के रेंज में अभी एक स्पर्ट आया है, 44 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई किया जा सकता है। 30 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1 से 2 दिनों में भी BTST के लिए 68 रुपीज का टारगेट हमें यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखने को मिल सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है काउंटर और इसका अगर हम देखें मैक्सिमम लॉस जो है आज के ट्रेड सेटअप में वो नियरली 4200 के आसपास है और अगर टारगेट को अचीव करता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट नियरली 9100 के पास का बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और एट द मनी आपको 1600 वाली कॉल खरीदनी है। 40 से 42 रुपए के भाव मिल जाएगी आपको। लक्ष्य होगा 68 रुपए का। स्टॉप लॉस 30 रुपए का आपको लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 9100 रुपए और अधिकतम जो नुकसान है 4200, यानी कि आधे से भी कम। तो रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक है इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स में। बस आप ध्यान रखिए ऑप्शन जब भी ट्रेड आप करते हैं स्टॉप लॉसेज वगैरह का ख्याल थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि फिर अगर नहीं होता है वित्तीय अनुशासन तो 10 में से 9 लोग नुकसान कर बैठते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये ट्रेड करने की सलाह होती है। और औसतन जो नुकसान होता है 50,000 रुपये का होता है, तो और भी आपके लिए क्रूशियल हो जाता है। आज अगर हम बाजार में बात करें, कुछ कुछ शेयरों में अच्छी रौनक है। जैसे अडानी एंटरप्राइजेस चल रहा है, एयरपोर्ट पर जो टेस्ट फ्लाइट आई है इंडिगो की नवी मुंबई वाले, उसका एक ट्रिगर है, जो कि सब्सिडरी है। अडानी एयरपोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस की। 7% की तेज़ी है। बायोकॉन में लगातार चौथे सत्र में हम तेज़ी देख रहे हैं। IGL आज फिर से हम देख रहे हैं कि ये अच्छी स्ट्रेंथ के साथ 400 रुपये के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। एक और शेयर वोडाफोन आइडिया, हालांकि शुरुआत अच्छी हुई, इंट्राडे में हमने देखा कि 5-6% के ऊपर था, लेकिन अब ये 3% के आसपास की तेज़ी वोडाफोन आइडिया में रह गई है। 7.74 रुपये के आसपास के भाव हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया में आज तेज़ी है क्यों, ज़रा इसको समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं विस्तार से बताने के लिए। जिन्हें ठीक ठाक तेज़ी हम कहेंगे। देखिए, अगर हम रुपए पैसे में देखेंगे तब तो बहुत ज़्यादा नहीं, प्रतिशत के लिहाज से ठीक ठाक है। क्यों तेज़ी बनी है आज वोडाफोन आइडिया में? बिल्कुल वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा। पहले जो एक बड़ा रिलीफ देखने मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने है जो एक बैंक गारंटी थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया है। अगर हम बैंक गारंटीज़ की रिक्वायरमेंट देखें तो वो सबमिट करनी थी जो भी ऑक्शंस हुए थे 2021 के पहले के, उसको लेकर। और जो भी बैंक गारंटीज़ है करीब 24,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज थी जो वोडाफोन आइडिया के तरफ से रिक्वायर थी। तो ये जो सारी बैंक गारंटीज इसको कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया है। 2012, 2014, 16 और 21 में ऑक्शंस में जो कंपनी ने एक्वायर किए थे स्पेक्ट्रम, उसका बैंक गारंटी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ किया है। हालांकि एक वन टाइम पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, जो 2015 के ऑक्शन में हुआ था उसके लिए एक पेमेंट करना पड़ेगा। और ये वेव ऑफ जो किया है बैंक गारंटी सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं है, याद रखिएगा भारती एयरटेल और रिलायंस ये दोनों के लिए भी लागू होगा। इसके अलावा एक दूसरी जो ट्रिगर है कंपनी के लिए जहाँ पे फोकस में रहेगा वो है पेरेंट कंपनी ने अपने जो प्लेज है उसको रिलीज़ किया है। वोडाफोन ग्रुप ने करीब 11,650 करोड़ के जो अपने ड्यूज थे, कर्ज थे, उसको रिलीज़ किया है। उनके जो प्लेज शेयर्स थे वोडाफोन आइडिया में उसको कंपनी ने रिलीज़ किया है। एज ऑफ अगर हम जून 30 देखें 2024 Q1 की बात करेंगे FY25, तो जो पेमेंट कमिटमेंट थी गवर्नमेंट को लेकर वो थी करीब 2,09,520 करोड़ के लेके। और इसके अंदर जो 1,39,200 करोड़ एक पोस्टपोन्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट इंक्लूडेड था और एक AGR डेट था जो करीब 70,320 करोड़ का था। इसके अलावा अगर हम टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अभी कंपनी का, तो वोडाफोन ग्रुप करीब 22.56% स्टेक होल्ड करता है। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो वो करीब 14.76% होल्ड करता है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो करीब 23.15% होल्ड करता है। इसके अलावा आगे जाकर अभी और कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, तो पहला तो होगा ARPU और टैरिफ हाइक। यहाँ पे एक इंक्रीज जो भी देखने मिलेगी वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन के आएगा। इसके अलावा कंपनी का ज़्यादा केपेक्स 4G
4G और 5G सेगमेंट में अगर हमें दिखेगा वो एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आएगा। और चौथा जो बचा हुआ डेट है उसका रीपेमेंट कंपनी कैसे करती है, एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आएगा। इसके अलावा अभी हम शेयर प्राइस की तरफ देख लें कि क्या चेंजेस नज़र आए, तो जो 2024 हाइज़ है वहाँ से अभी भी 61% शेयर प्राइस नीचे है। वहीं 6 मंथ प्राइस चेंज की बात करें तो 57% का चेंज देखने मिला है। और नवंबर का लो जो बना था वहाँ से अगर देखें तो 13% का रिकवरी हमें देखने मिला है। ठीक है, जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये कितनी मदद करेंगी लॉन्ग टर्म में, इस पर एक सवाल हमेशा रहता है। राजेश जी, कई बार हम पूछते हैं, मतलब फंडामेंटली हमारा एक व्यू लेना फ़र्ज़ भी है, और हमारी कोशिश होती है कि जो ऐसे निवेशक जो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो वोडाफोन आइडिया में, या फिर किसी उम्मीद से शेयर में रुके हों, उनको गाइड किया जा सके। आपकी सलाह क्या होगी सर? ये जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं ना, हम देख रहे हैं कि ये टिकती नहीं है भाव में, और फिर से शेयर कॉर्नर हो जाता है। 7 रुपये 74 पैसे का भाव है वोडाफोन आइडिया का। हमने 18-19 रुपये से गिरते गिरते इस लेवल पर देखा है शेयर को। आपको कितनी उम्मीद है कंपनी से, मैनेजमेंट से, और जिन्होंने किसी उम्मीद में इस पूरे साल में अगर होल्ड करके रखा शेयर को, नए साल के लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या निकल जाए, थोड़े से और ऊपर जाए, एग्जिट का एक और फाइन मौका मिल जाएगा? देखिए, पहले तो वोडाफोन आइडिया पर अगर आए तो सितंबर 2024 के जो नतीजे आए उसमें ये कहा गया कि 205 मिलियन सब्सक्राइबर इनके अभी भी हैं, और उसमें से 61% ऐसे हैं जो 4G और 5G की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और आरपीयू 166 रुपए के आसपास था। अब इस नंबर्स को आप दूसरी जो कंपनियां इस मोबाइल के बिजनेस में हैं, 2 ही बस्ती हैं इनके अलावा, एक तो एयरटेल और दूसरा जियो, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो बहुत नीचे के लेवल से, भले वो सब्सक्राइबर नंबर्स के हों, 4G 5G के यूजर के नंबर हो या आरपू के नंबर हो, तीनों में नीचे के पायदान पे है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इनके डेट को लेकर के है। अब जो एक खबरें आती हैं या कुछ फंड्स भी इन्फ्यूज होते हैं, चाहे वो प्रमोटर के द्वारा हो या डेट के द्वारा हो, तो वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं न्यूज में। बहुत लोगों ने उम्मीद बना के रखी कि ये स्टॉक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि खबरें बाजार में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो सामने में भारतीय एयरटेल को, तो जिस पीरियड में इस स्टॉक ने उम्मीद में कुछ नहीं करके दिया, वहीं भारतीय एयरटेल का स्टॉक दोगुना तिगुना हो गया। तो बेहतर ये होता कि जो निवेशक हैं वो एक बेहतर कंपनी में निवेश करते और वहां पे अच्छा मुनाफा कमाते। सिर्फ इस नजरिए से कि ये स्टॉक 2-3 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए का है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लोगों ने अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद किया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि अब जिसके पास है वो इस तरीका से इसको समझे कि ये जैसे अपने फ्यूचर ऑप्शन में ऑप्शन लेते हैं कि भाई 5 रुपए का ऑप्शन ले लिया, या तो दुगना तिगना हो जाएगा या गल जाएगा, तो उस टाइप की रणनीति इसमें अपनाएं। मैं तो यही कहूंगा कि दूर रहें स्टॉक से, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम इसमें डाउनसाइड जो है, आप ये मान के चलो कि 5 रुपया, 4.5 रुपया, 5 रुपए का हो सकता है। अपसाइड 10 रुपए के आसपास का हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कुछ पॉजिटिव न्यूज का सिलसिला चलता रहे। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मैं इसमें निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। जिसके पास है उनको एक स्ट्रेटेजी सुझा रहा हूं कि आप 5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हैं, और कोशिश ये कीजिए कि किसी अच्छी कंपनी में इसी सेक्टर में रहना हो तो एयरटेल में या जियो के का वजह से रिलायंस में निवेश कर लें। ठीक है, एयरटेल में या फिर रिलायंस में निवेश कीजिए, वोडाफोन आइडिया में निवेश की सलाह नहीं है। दूर रहें अगर आपके पास है तो। अब देखिए, यहाँ से ज़्यादा डैमेज होने को अब कुछ है नहीं, मतलब वो सारी नेगेटिव्स, मतलब ऐसा है कि प्राइस डीन एक तरह से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। 5-10 रुपए ऊपर अगर मिल जाए फिर आप निकलने की कोशिश इससे करिएगा। एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ नीलेश जैन भी जुड़ गए हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन आप जरा अपने कुछ स्टॉक्स छांट के रखिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपके पास आएंगे और आपसे आपकी ट्रेडिंग कॉल्स जानेंगे अभी की।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त बाजार में बढ़िया रिकवरी मोड नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स में निचले स्तरों से हम करीब 200-300 अंकों की रिकवरी देख चुके हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप स्पेस में भी करीब 100 अंकों की मजबूती है। मिड कैप स्पेस निचले स्तरों से करीब 600 अंक संभलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल भी अगर आप देखेंगे 50 अंकों की रिकवरी निफ्टी में भी नजर आएगी और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स रिकवर होता हुआ निचले स्तरों से नजर आ रहा है। तो संभलने की कोशिश, हालांकि लाल निशान में है, बिकवाली का दबाव बढ़ा था और इसी के चलते अभी रेड पैटर्न मार्केट में देखेंगे, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी है। और इस रिकवरी मोड के बीच हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में। बताइए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, क्लोजिंग कॉल्स क्या होंगे और साथ ही मार्केट की इस रिकवरी पर क्या कहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, देखिए काफी शानदार रिकवरी हमने देखी। इनफैक्ट आज पूरे थ्रू आउट द सेशन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक मैं कहूँगा काफी अच्छा मूव हम आज देख रहे हैं। इंडेक्स में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास का रेजिस्टेंस लगातार पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी फेस कर रहा है। तो जब तक 200 डीएमए के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी क्लोज नहीं करता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ पे इंडेक्स को अवॉइड करने की सलाह होगी और बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक का अप्रोच को बनाए रखें। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी एकाएक 6% का उछाल हम देख रहे हैं, तो इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड टेकिंग एनी कॉन्ट्राबेट इन द इंडेक्स। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आइडिया है। आज के दिन में फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हम देख रहे हैं। तो विद इन फार्मा पैक, दिग्गज फार्मा काउंटर, सन फार्मा, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1900 टू 1915। करंट लेवल पर सन फार्मा को लॉन्ग करके चल सकते हैं 1868 के स्टॉप लॉस से एंड 1915 के टारगेट होंगे। वहीं जो शॉर्ट आइडिया है वो है सीमेंस में, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं। लगातार वीकनेस हमने पिछले कुछ एक दिनों में देखी है। एक मेजर सपोर्ट लाइन यहाँ पर आज के सेशन में ब्रीच हुई है। तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो हमें सीमेंस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सीमेंस के फ्यूचर को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 6620 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 6340 के टारगेट्स होंगे। तो चलिए एक और बिकवाली का सीमेंस में 6340 निचले स्तरों पर टारगेट्स नीचे की तरफ नजर आ सकते हैं। 6481 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा फार्मा पर नीलेश जी का भी भरोसा कायम है और फार्मा स्पेस से जुड़ा स्टॉक का जिस पर उनकी पॉजिटिव राइट सन फार्मा 1915 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की कॉल। लेकिन इस बीच जहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आ रहा है, एक और स्टॉक है जहां जबरदस्त मजबूती है। एरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का स्टॉक। श्रीकांत जी, इस स्टॉक पर एक बार नजर होनी चाहिए क्योंकि 10% की तेजी, और बात करते करते इनफैक्ट इस स्टॉक को जब मैंने रेडार पर लिया ऑलमोस्ट 7% के गेन्स थे और इस वक्त 11% की तेजी 219 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि तेजी दिखा रहे हैं, फंडामेंटल्स मजबूत जता रहे हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पे जो जबरदस्त अपमूव आया है इस पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए जो तेजी है वो काफी एनकरेजिंग है क्योंकि जो ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 1.5-2 महीने से ये पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग ट्रैक्शन बन रहा है। और कभी भी जब इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 225-230 के लेवल्स तक आने की कोशिश करता है। और आज के दिन की अगर आप तेजी देखें तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हायर बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है। और अगर ये फॉर्मेशन अगर यहाँ से अगर यानी कि ये जो तेजी अगर और कंटिन्यू रही और इसने अगर 230 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लिया तो फिर मैं कहूंगा कि इसमें एक बड़ी तेजी आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि इन लेवल से इसे अवॉइड करें, और अगर इसमें कोई पोजीशन हो इन्वेस्टमेंट से तो बिल्कुल इसमें बने रहे, क्योंकि हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक वापस से एक बार 260-270 के करीब आके वहां पे हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन करंट लेवल से बिल्कुल अगर लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का नजरिया है तो करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पे ट्रेड लेना मुझे लगता है कि थोड़ा यानी कि फायदेमंद नहीं होगा।
द थॉट श्रीकांत जी, अगर पोजीशन है तो उसे बनाकर रखें, लेकिन चल गया काफी ज्यादा आज के मजबूत ट्रेंड, यहाँ पर 10-11% की तेजी है। ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें एंटर करना सही नहीं होगा, लेकिन पोजीशन है तो इसे इंटैक्ट रखा जाए। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स जो हैं अच्छा एक्शन आज दिखा रहे हैं। कैम्स देख लीजिए, BSE लिमिटेड है, एंजल वन, सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। हालांकि MCX में इस वक्त कोई मोमेंटम नहीं है। कैम्स का स्टॉक प्राइस और BSE लिमिटेड, साथ ही एंजल वन पर एक नजर होनी चाहिए। ध्वनि, क्या राय होगी यहाँ पर? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे इन सारे काउंटर्स के बीच में मुझे कैम्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो हायर टाइम फ्रेम डेलीज में और लोअर टाइम फ्रेम्स इंट्राडे 30 मिनट्स के चार्ट पे दोनों ही जगह पे कैम्स के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है, तो इसको खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे जो ये अपमूव है वो आपको 5170 के लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। और नीचे स्टॉप लॉस के तौर पे आपको खास करके जो लेवल ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे 5000 का लेवल ध्यान में रखें। तो कैम्स एक्सचेंज एंसिलरी में इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है ध्वनि को। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बैंक्स पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी, फंडामेंटल आउटलुक, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के 2024 के परफॉर्मेंस को अगर एक बार देखें और कुछ रिसर्च पॉइंट्स को देखें तो ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं 2.5% तक घटती हुई देखने को मिली है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। नेट NPAs में भी हमने देखा है इनफैक्ट यहाँ पर कटौती, और क्रेडिट ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 16% देखने को मिली। ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय डिमांड जो कि MSME स्पेस, रिटेल और एग्रीकल्चर सेक्टर से आई है, और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ 11.4% पर। सो ओवरऑल जो ग्रोथ सिनेरियोज हैं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। NPAs जो हैं घट रहे हैं। 2025 के लिए छोटी मझौली हो या फिर लार्जर बैंक प्लेयर्स हो, क्या कोई भरोसा बनता है? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपने सही कहा। बैंकों के जो परफॉर्मेंस आई इस साल 2024 में वो संतोषजनक आई, खास करके इस बात के मद्देनजर कि NPAs में बड़ी भारी गिरावट देखी गई। लेकिन दिक्कत NIMs की तरफ से है। आज भी आप देखो तो कई बैंक ऐसे हैं जो 8% तक में FD उठा रहे हैं। कल ही मैं कहीं जा रहा था, 7.8% की बैनर लगे हुए थे एक बड़े बैंक का कि वो FD उठा रहे। तो ये सारी चीजें दिक्कत है। बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे रेट कट का सिलसिला चालू होगा, फिर वो भले इस बार की RBI मीट में हो या अगले बार की RBI मीट में हो, वहां से थोड़ी सी सोलेस आनी चालू हो जाएगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंकिंग का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 30% के ऊपर बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन, और जब तक बैंक नहीं चलेंगे निफ्टी को चलना मुश्किल होगा। परफॉर्मेंस फंडामेंटल की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि नंबर्स अच्छे आए थे, क्वालिटी सुधर रही है, और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जोरदार बढ़त होगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो बैंकिंग को तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। कई अच्छे बैंक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अगर आप देखो तो HDFC बैंक जो कि आज की डेट में दुनिया का टॉप 10 बैंक्स में आ गया है, इतनी बड़ी साइज हो गई है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सिर्फ NIM के कारण से दबाव में है। मुझे लगता है वहाँ पे किसी को अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो वहाँ ध्यान दिया जा सकता है। छोटे बैंकों में अगर कहा जाए तो PSU साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की परफॉर्मेंस लगातार 3-4 क्वार्टर से या 5 क्वार्टर से बहुत अच्छी रही है सारे पायदानों पर। एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, डिजिटली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से 60-62 रुपए के टारगेट के साथ वहां निवेश किया जा सकता है। इवन इंडसइंड बैंक को अगर आप देखो तो जो पिछली तिमाही के नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार गिरावट झेल रहा है, क्योंकि उनके माइक्रो फाइनेंस की तरफ से थोड़ी दिक्कत आई थी, और दूसरे अब वो अपने बैड एसेट्स बेचने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हैं। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो 1 टाइम प्राइस टू बुक FY26 पे मुझे लगता है कि बहुत कंफर्ट दे रहा है। हो सकता है बाजार के कारणों से या न्यूज के कारण से यहाँ से और भी 30-40 रुपया टूट जाए, लेकिन साल भर का नजरिया हो तो यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बैंकिंग शेयरों के नाम आपके लिए राजेश जी की तरफ से फंडामेंटली जहां पर आपके लिए मौके आकर्षक बन सकते हैं। निफ्टी है 170 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों के आसपास की गिरावट है। और 12 बजे तक बाजार की चाल अलग थी, 12 बजे के बाद बिल्कुल हमने देखा कि माहौल पलटते हुए दिखा। लेकिन स्टॉक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग चर्निंग हो रही है। 12 बजे के बाद कुछ शेयरों ने अच्छा जोश दिखाया है। आप ग्रीव्स कॉटन को दिखाइए, इसमें ब्लॉक डील का ट्रिगर है,
और ये शेयर दौड़ रहा है। कुछ दिनों पहले इसमें ब्लॉक डील हुई थी अच्छी खासी, उसके पहले विजय केडिया ने स्टेक लिया था। आईपीओ पर नजर रहे ग्रीव्स इलेक्ट्रिक के, आप देखिए 6-7% ऊपर फिलहाल ये शेयर आपको कारोबार करता दिखेगा। शुरुआत कमजोर हुई थी वोल्टास की, वोल्टास के शेयर में फिलहाल आप देखेंगे 2 से 2.5-3% के आसपास की तेजी वोल्टास में इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, इस पर आगे हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक शेयर जो सुबह भी टॉप गेनर था, अभी भी निफ्टी का टॉप गेनर है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर। 7-7.5% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है और अपने गेंस को शेड नहीं किया बल्कि थोड़ा सा और अपने आप को मजबूत किया है। तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए क्यों दौड़ रहा है शेयर आज ये? कि वैसे तो अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें आज आपने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है और जाहिर सी बात है अडानी एंटरप्राइजेस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी है। काफ़ी सारे कारण हैं, उसमें एक कारण ये है कि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो दरअसल यहाँ पे अडानी ग्रुप ने ओवर द वीकेंड पूरा किया है और वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट का। यहाँ नवी मुंबई एयरपोर्ट पे जो पहली वैलिडेशन फ़्लाइट थी वो उतरी है। अब वैलिडेशन फ़्लाइट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक टाइप की टेस्ट फ्लाइट होती है जहाँ पे जो उपकरण है उनकी जांच की जाती है और इसमें कोई पैसेंजर्स नहीं होते और ये फ़्लाइट जो है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से उड़ के नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वहाँ पे इसकी लैंडिंग जो है वो हुई है। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो एयरपोर्ट खुलना है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि पूरा हुआ है। अब देखिए कंपनी को जल्द डीजीसीए से एरोड्रोम का लाइसेंस जो है वो भी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है और ये जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें कहीं ना कहीं फ़्लाइट जो है वो शायद अप्रैल के महीने से शुरू हो जाएगी और उद्घाटन जो है वो अप्रैल के महीने में होगा और उसके बाद कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो भी शुरू हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है 2025 में ही। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप देखें तो काफ़ी चरणों में इसको बनाया जा रहा है और पहले चरण में एयरपोर्ट की सालाना क्षमता जो है वो करीब 2 करोड़ यात्रियों की होगी और पहले 6 महीने में 80 लाख से 1 करोड़ यात्री जो है वो हैंडल करने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। 5 चरणों में जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का होने वाला है। अब अडानी एयरपोर्ट्स जो कि कंपनी काम कर रही है इस पूरे एयरपोर्ट कारोबार के पीछे, अब लोग मान के चल रहे हैं कि अगले 10 साल में करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के योजना निवेश जो है वो ये करने वाले हैं इस पूरे एयरपोर्ट कारोबार में। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब ये एयरपोर्ट कारोबार की लिस्टिंग कब होगी, तो ये माना जा रहा है कि जब ये प्रॉफिट में आ जाएगा, अच्छी तरह से प्रॉफिट करने लगेगा, तब जाके शायद इसका आईपीओ आ सकता है और FY 28 के आसपास ये लाने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखें तो अडानी एयरपोर्ट जो है करीब 8 एयरपोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया इसको मैनेज करते हैं। एक तो मुंबई है, नवी मुंबई है, इसके अलावा गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, ये तमाम एयरपोर्ट्स हैं जिनको ये मैनेज करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज काफ़ी हरकत में हैं। एक फ्यूल देने का काम जो किया है वो इस एयरपोर्ट की खबर ने भी किया है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए क्या ट्रिगर है? एक ट्रिगर ये भी है कि निफ्टी के इंडाइसिस के रीजिक कल होने वाले हैं और नोवामा ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस का वेटेज बढ़ सकता है, 0.6% हो सकता है निफ्टी में और उसके चलते $15 मिलियन का इन्फ्लो आएगा। ये भी एक ट्रिगर माना जा रहा है अडानी एंटरप्राइजेस की तेजी के पीछे। राजेश जी, आपसे एक बार व्यू जरा जानना चाहेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को लेकर और पूरे अडानी ग्रुप को लेकर भी। ये साल भी विवाद रहे, क्लैरिफिकेशंस आए, फिर इन्वेस्टर्स का हमने कॉन्फिडेंस भी देखा गिरावट के बावजूद भी। आप कैसे देख रहे हैं इस ग्रुप को और कोई शेयर जो आप सजेस्ट करना चाहें अडानी के जो 10 शेयर हैं उनमें से? देखिए, जो 10 शेयर है उसमें अगर कोई चुनना हो तो मैं समझता हूँ पहला तो अडानी एंटरप्राइज का ही रहेगा। अभी जैसे वरुण बता रहे थे कि एयरपोर्ट बिजनेस में अच्छी बढ़त बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से एक अट्रैक्शन तो बना ही हुआ है। दूसरा अगर आप देखें तो इनका H2 का जो बिजनेस था वो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो इसमें जुड़ने ही वाला है। और जिस तरीका से कॉपर वगैरह से इनकी बढ़त बनी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके ROC ROE में एक अच्छा सुधार आएगा। लेकिन दिक्कत है कि 6 लाख करोड़ का इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस कर रखा है और जिस वजह से, और वो पूरी एक्सपेंशन जो है मेरे हिसाब से डेट के थ्रू फंडिंग होने वाली है, तो वहाँ थोड़े से मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो सकते हैं। लेकिन ट्रिगर एयरपोर्ट बिजनेस से एक बड़ा बन सकता है और अगर इसकी वैल्यूएशन भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि 3,000 के टारगेट इसमें आने वाले साल भर में बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरी कोई कंपनी इसमें चुननी हो तो पोर्ट्स की रहेगी, जहां अगर आप देखो तो लॉजिस्टिक में एक बड़ा प्लेयर है
और जो पोर्ट्स इनके हैं बहुत अच्छे तरीके से कामकाज कर रहे हैं। वहां पर जो नंबर्स है बहुत ही संतोषजनक आए थे। और तीसरी कंपनी जो मैं तीन ही कंपनी इस पूरे ग्रुप में समझता हूँ कि ध्यान देने लायक है, अदानी विल्मर की है, जहां फॉर्च्यून का एक अच्छा खासा ब्रांड होने के बावजूद स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है। कई बार खबरें आती हैं एग्जिट की या फिर स्टेक बढ़ाने की, तो उन सब चीजों के वजह से वोलेटिलिटी बनी रहती है। लेकिन एफएमसीजी में जिस तरीके की इनकी पकड़ है और इस वक्त न केवल खाने के तेल में बल्कि दूसरे उत्पाद में भी ये फैल रहे हैं, मुझे लगता है वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये 2-3 स्टॉक है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अडानी विल्मर हो गया, अडानी पोर्ट हो गया और अडानी एंटरप्राइजेस 3000 के टारगेट राजेश जी दे रहे हैं। लेकिन वेंचुरा सिक्योरिटीज का मानना है कि ये शेयर 3800 रुपए तक जा सकता है, वो टारगेट उन्होंने दिया है। और उसके आसपास जाके ही शेयर ने फिर थोड़ी सी हमने नीचे की चाल देखी थी। और फिलहाल आज बढ़िया तेजी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 2600 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल आपको दिखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे 3 टेक्निकल एक्सपर्ट तैयार हैं आपके लिए, एक से बढ़ के एक बढ़िया बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कॉल्स उनसे लेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। बाजार कर रहा है रिकवरी की हर मुमकिन कोशिश और इस कोशिश में अडानी ग्रुप स्टॉक्स, फार्मा स्पेस और सिलेक्ट आईटी प्लेयर्स भी शामिल हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे 23,650 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ निफ्टी 51,000 के आसपास, बैंक निफ्टी में हम कामकाज देख रहे हैं और साथ ही सेंसेक्स और मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और रिकवरी की पूरी कोशिश। लेकिन गिरावट जो है बड़ी नजर आ चुकी है और इसी के चलते रिकवरी जो है वो अब भी कह सकते हैं कि मंद सी ही नजर आ रही है। हालांकि मिड कैप जो है हरे निशान में 165 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आइए इस रिकवरी में बाजार में बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स क्या बन रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। श्रीकांत जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कोई स्टॉक्स हैं जो बीटीएसटी एसटीबीटी के तौर पर आप देकर जाना चाहेंगे? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर तेजी बनती है मार्केट में तो कुछ आईटी स्टॉक्स में हम तेजी लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि एक जो खरीदारी का जो ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। अगर अपनी करेंसी अगर ऐसे ही वीक रही है तो डॉलर अगर ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहा तो मुझे लगता है काफी सस्टेनेबल एक्टिविटी देखने मिल सकती है। करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे हमें टेक महिंद्रा को लॉन्ग करना चाहिए, जो 1745 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक अगेन 1830 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर यहाँ पे मुझे कोई स्टॉप लॉस रखना है तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा एट 1710। तो 1710 का स्टॉप लॉस रखें, 1745-50 के करीब खरीदे। 1800 और 1830 ये 2 टारगेट्स के लिए टेक महिंद्रा को लॉन्ग किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। इस बीच आप अपने स्क्रीन पर एक फ्लैश देख रहे हैं, अडानी एंटरप्राइज और अडानी विल्मर दोनों पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि अडानी विल्मर में हिस्सा बेचने की खबर आ रही है अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से। दरअसल 13% हिस्सा बेचने की यहाँ खबर है। टोटल अगर देखें अडानी एंटरप्राइजेस की अडानी विल्मर में ऑलमोस्ट 44% हिस्सेदारी है और उसमें से 13% हिस्सेदारी बेचने की खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक प्राइस में वैसे भी मोमेंटम इस वक्त हम देख रहे हैं। और यहाँ पर एक और न्यूज फ्लो, सो क्लियरली आज अडानी ग्रुप स्टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडार पर है। अडानी विल्मर जॉइंट वेंचर से बाहर निकलेगी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के, ये खबर इस वक्त की ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर। तो ताज़ा जानकारी है, अडानी विल्मर और अडानी एंटरप्राइजेस दोनों स्टॉक्स पर नजर रहनी चाहिए। हम लगातार हमारे एक्सपर्ट से इस पर बातचीत भी कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट से इस पर उनका नज़रिया भी जान रहे हैं। लेकिन इस बीच रिसर्च की अगर माने तो क्लियरली अडानी एंटरप्राइजेस जो हैं आज खबरों में है, अडानी ग्रुप स्टॉक्स भी खबर में है। इस खबर के ठीक बाद अगर आप देखेंगे अडानी विल्मर के स्टॉक प्राइस में इस वक्त हम देख रहे हैं हल्की फुल्की बिकवाली। और आपको बता दें जॉइंट वेंचर से बाहर निकलने की खबर है अडानी विल्मर के लिए। अडानी विल्मर जॉइंट वेंचर से बाहर निकलेगी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के। और हिस्सेदारी की अगर बात करें, हिस्सा बेचने की खबर है अडानी एंटरप्राइजेस की अडानी विल्मर
विल्मर में 13% हिस्सेदारी जो है ये बेचने की खबर आती हुई दिख रही है। टोटल हिस्सेदारी की अगर बात करें, अडानी विल्मर में अडानी एंटरप्राइजेस का 44% हिस्सा है और इसी हिस्से में से 13% हिस्सा बेचने की खबर इस वक्त आती हुई। एक क्विक टेक अडानी विल्मर पर भी जान लेते हैं। नीलेश, अडानी विल्मर अडानी एंटरप्राइजेस पर, वैसे तो अडानी एंटरप्राइजेस पर रिसर्च भी हम लगातार हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं, लेकिन ऑन दिस न्यूज़ फ्लो आपकी राय क्या होगी? इस वक्त ब्रेकिंग है ये। देखिए मानसी, काफी बीटन डाउन स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के और यहाँ पे एक पुल बैक का अटेम्प्ट हो रहा है विद इन दिस स्पेस। अगर हम देखें तो अडानी एंटरप्राइज में काफी बड़ा उछाल हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पुल बैक है और जहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, ओआई के डेटा भी पॉजिटिव साइड में आते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे 6% के लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो रहा है जो एक बहुत बड़ी गैप डाउन हमने देखी थी 21 नवंबर को, उस गैप को फिल करने का अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं 2450 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, एंड 2750 से 2800 तक का पुल बैक हम यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज में आता हुआ देख सकते हैं। अडानी विल्मर इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी सिमिलर व्यू होगा। फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 320 का रखना होगा एंड जो पुल बैक है वो एक्सटेंड हो सकता है 350 और 360 तक की ओर। ठीक है, तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ी खबर। 44% का स्टेक है जेवी में अडानी एंटरप्राइजेस का, अडानी विल्मर के जेवी में, और पूरे के पूरी 44% कंपनी बेच के पूरी तरह से बाहर हो रही है। 13% बेचेगी पहले, उसके बाद एक अग्रीमेंट किया है विल्मर इंटरनेशनल साथ। विल्मर इंटरनेशनल जो रिमेनिंग 31% स्टेक होगा वो खरीदेगी, तो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। और अभी उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उसके हिसाब से अडानी विल्मर के बोर्ड से अडानी के जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी स्टेप डाउन कर दिया है। तो पूरी के पूरी एग्रीमेंट हो गई है। किस तरह से चीजें होंगी, आगे प्रोसीड होंगी, उसके बारे में जानकारी आ भी गई है। राजेश जी, अभी अभी हम आपसे पूछ रहे थे और आपने एक नाम लिया अडानी विल्मर का, उसके बीच में यह खबर आ गई है। क्या आपका व्यू कोई बदलेगा अडानी विल्मर को लेकर? नहीं, इस वक्त नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विल्मर और अदानी की जो जॉइंट वेंचर थी उसमें अगर आप देखो तो दोनों का प्रमोटर हिस्सेदारी अगर ली जाए तो 88% के आसपास थी। और अब चूंकि विल्मर का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, अदानी पूरी तरीके से निकल रही है। और विल्मर को अगर आप देखें तो कोक ग्रुप की एक कंपनी है, मैक्सिमम होल्डिंग कोक ग्रुप की है, और इनके जो अगर एफएमसीजी बिजनेस में अगर देखा जाए तो अच्छी पकड़ है। और आगे देखना पड़ेगा किस तरीके की स्ट्रैटेजी वगैरह अनाउंस करते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से तो मुझे लगता है कि बहुत लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन अब हम इंतजार करेंगे कि नए प्रमोटर, नए जो अदानी पूरी तरीके से निकल जा रहे हैं और वो दूसरा ग्रुप जब आता है तो वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी वगैरह अनाउंस करते हैं, उसके बाद ही कोई नई कॉल लेंगे। अडानी विल्मर को लेके ये भी आपको बता दें कि जो मार्केट कैप है अडानी विल्मर का वो है करीब करीब 43,000 करोड़ रुपए के आसपास का। और अडानी एंटरप्राइजेज ने ये कहा है कि इस डील से जो पैसे आएंगे वो अपने कोर इंफ्रा बिजनेस में, एनर्जी में, यूटिलिटी में, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स में और बाकी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं उसमें उसका इस्तेमाल वो करने वाले हैं। 3:40 रह गए हैं, बाजार बंद होने में। फटाफट एक दो बीटीएसटी कॉल ले लेते हैं। नीलेश जी, कोई आकर्षक आपको सौदा दिख रहा है बाजार में क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए एक बिकवाली वाला ट्रेड जो हमने रेकमेंड किया था शो के शुरुआत में, वो कंटिन्यू करने की सलाह होगी। वो होगा सीमेंस पे, जहाँ पे स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे 6400 6350 तक के लेवल देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देखें तो यहाँ पे पॉलीकैब इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। स्टॉक में अगर हम डेटा देखें, डेरिवेटिव डेटा, तो लगभग 4% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है। तो लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। यहाँ पे पॉलीकैब को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 7125 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपरी स्तर पर 7400 से लेके 7500 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और खरीदारी वाला स्टॉक जो रडार पे आया है वो है इप्का लैब। इप्का लैब इनफैक्ट सारे ही हॉस्पिटल और लेबोरेटरी कंपनी और उसके साथ साथ फार्मा पैक एज अ होल, यहाँ पे एक काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो इप्का लैब में भी एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है 1700 से लेके 1730 तक की ओर, एंड 1640 का स्टॉप लॉस रख के इप्का लैब को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, इप्का लैब को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये बीटीएसटी हो गए। अब हम कॉल्स नहीं लेंगे। दो शेयर श्रीकांत जी आप जरा बताइए, बायोकॉन और आईजीएल
जिन्होंने आज लॉन्ग किया होगा नया फ्रेश लॉन्ग, क्या वो कैरी करके जाएं उसको? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि बायोकॉन तो बिल्कुल लॉन्ग की पोजीशन को कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि करंट लेवल से भी हमें लगता है कि इसमें 370 के करीब एक रेजिस्टेंस है, लेकिन नेक्स्ट पड़ाव इसमें बनेगा वो 390 के करीब का है और एक बड़ा ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशन को कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है आईजीएल ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहां पे हमने तेजी देखी है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि ये 444 445 के करीब एक रेजिस्टेंस में आ सकता है। तो करंट लेवल से तो पोजीशन अगर आप खरीदनी है या फ्रेश खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा कि अवॉइडेबल है, इसे अवॉइड कीजिए। बट अगर कोई पोजीशन अगर पड़ी हो तो 420-25 के रेंज में इस पर्टिकुलर पोजीशन में से आप एग्जिट कर सकते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मेरे भी रेडार पर आई थी। एमजीएल, आईजीएल के स्टॉक प्राइस में आईजीएल इनफैक्ट अगर आप देखें करीब 5% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। एमजीएल में गेंस जरूर दिखे, लेकिन वो गेंस फिर फिजल आउट होते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बीच बाजार जो है क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, और आज पूरे के पूरे ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, फार्मा की सेहत बेहद अच्छी रही और इनफैक्ट फार्मा ने ही सपोर्ट करने का काम किया बाजार। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्टॉक्स, ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहे, और हो भी क्यों ना, ये एकमात्र स्पेस था जो कि वन साइड अप मूव दिखा रहा था। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन हमने देखा कि यहाँ से मजबूती के साइन जरूर नजर आए। इसके अलावा सिलेक्टेड बैंकिंग प्लेयर्स में भी हमने देखा अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला, और साथ ही अगर आप देखेंगे कंजम्पशन थीम यानी कि एफएमसीजी स्पेस में भी एक्शन के साथ कामकाज जरूर देखने को मिला। आईटी पैक संभालने का काम जरूर कर रहा था, लेकिन ना के बराबर। लेकिन सिलेक्ट आईटी स्टॉक्स की अगर बात करें, चाहे फिर वो मिड कैप स्पेस में हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर परसिस्टेंट जैसी कंपनियां रही, और मिड कैप और साथ ही कुछ चुनिंदा लार्जर प्लेयर्स आईटी पैक में बाजार में स्ट्रॉन्ग मूव्स दिखा रहे थे। ऑन दी फ्लिप साइड हमने देखा एनर्जी पैक, मेटल, ऑटो, रियल्टी, ये सारे के सारे आज बैक सीट पर बैठे थे, यानी कि वहां से परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं देख पाए हम। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में न्यूज फ्लोज के चलते काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी काफी अच्छे एक्शन के साथ कामकाज दिखा, और साथ ही एक्सचेंज एंसिलरी जैसे प्लेयर्स भी थे जहां पर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। बाजार के हीट मैप को अगर आप देखेंगे तो सबसे आगे आप चुनिंदा फार्मा स्पेस ही पाएंगे। उसके अलावा इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स भी थे, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे प्लेयर्स भी रहे जो कि बाजार में सपोर्ट्स बिल्ड करने का काम कर रहे थे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे बजाज ट्विंस में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। एलएनटी जैसे स्टॉक्स में हमने देखा डाउन ट्रेंड्स नजर आए। लार्जर प्लेयर्स लाइक एचडीएफसी बैंक और रिलायंस आज बाजार को नहीं संभाल पा रहे थे, तो बिगर मूव्स या बिगर प्लेयर्स से अच्छे मूव्स नहीं दिखे, सपोर्ट नहीं मिलते हुए देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आज दिन भर बाजार में कंट्रीब्यूशन जो है, ऑफ कोर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक, सिलेक्ट, टेक महिंद्रा, आईटी पैक जैसे कंपनियां, इसके साथ डिविज लैब्स एंड फार्मर्स सप्लाई, यहां से मेजर सपोर्ट बिल्टअप होते हुए दिखे। ऑन द फ्लिप साइड आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम जैसे काउंटर्स रहे जो कि बिकवाली दिखा रहे थे। फेयर इंडिकेटर अपने कंफर्ट लेवल से आगे बढ़ गया 14 के लेवल के पार, जो कि कंसर्न पैदा कर रहा है। इंडिया विक्स पर नजर होनी चाहिए। इंडिया विक्स में जो मजबूती थी वो दिन भर बाजार को परेशान करती रही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांसेस 834, उसके सामने डिक्लाइंस जो हैं 1834। सो क्लियरली मार्केट का टेक्सचर जो है कंसर्न्स वाला, वॉलेटिलिटी वाला ही दिखा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। बिकवाली झेलने के बाद लास्ट आवर में बाजार ने एक रिकवरी अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर है 23,644 के लेवल्स पर करीब 150 अंकों की बिकवाली निफ्टी में आप देख पाएंगे। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि क्लोजिंग के दरमियान वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली, और सेंसेक्स में भी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड्स के साथ इस वक्त का कारोबार क्लोज होता हुआ। तो चलिए, आज काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। वॉलेटाइल मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ढेरों मिले, लेकिन इस बीच बाजार में ओवरऑल टेक्सचर की अगर बात करें, कॉशियस ही नजरिया रखने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। श्रीकांत जी, राजेश जी और नीलेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। चलिए, इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।